आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। अगर आप एसएससी सीजीएल पास होना चाहते हैं, वो भी बिना कोचिंग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर आप कई साल से एग्जाम्स दे रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं निखिल ठाकुर आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सिर्फ 20 डेज में पास होना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जैसे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 2017 का निकलेगा, आप उसको फॉर्म को तुरंत मत भर देना। जितना ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी ये भी समझना है कि जो उसकी रैंकिंग होती है, जो आप पोस्ट को भरते हो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने किसको फर्स्ट पे भरा है, किसको सेकंड पे भरा है, ये प्रायोरिटी आपके एग्ज़ाम में आपको पास या फेल करा सकती है। तो अगर आपको इसके बारे में पता है कैसे ये चीज़ को भरते हैं, तो आप ज़रूर आप उसको भर दो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा एसएससी सीजीएल का, मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा आपको कि कैसे फॉर्म को भरना है, रैंकिंग कैसे देनी है आपको प्रायोरिटीज़ की अपनी। और जैसे वो वीडियो बनेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। दूसरी बात कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप बीच में आगे पीछे करके स्किप करके ना देखें, वरना आप बाद में बोलोगे कि ये चीज़ नहीं बताया, वो चीज़ नहीं की। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 150+ मार्क्स आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मैं गारंटी देता हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो देखना है और जो मैं बोलूँगा वही करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है उसके रिलेटेड टिप्स होंगे, और आपको एग्जाम से पहले के कुछ दिनों में क्या करना है उससे रिलेटेड टिप्स होंगे। ये टिप्स को आप ज़रूर सुनें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। एसएससी सीजीएल को मैं सबसे ईजी जॉब मानता हूँ। इसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीज़न ये कि इसका जो प्री और मेंस है उसका सिलेबस सेम है लगभग। रेदर आप ये कह सकते हो कि प्री में जीके है और मेंस में जीके नहीं है। और जो मैथ्स इंग्लिश का सिलेबस है वो लगभग एकदम ही 90% सेम है। इसलिए मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगती है। ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है और आपके जो प्री में आप जो मेहनत करते हो 100% आपके मेंस में काम आएगी। और कोई सिलेबस नहीं बढ़ने वाला, उसी चीज़ को प्रैक्टिस कर करके आप ये जॉब को ईजिली उठा सकते हो। दूसरी सबसे अच्छी बात है एग्ज़ाम की क्या कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात है। एसएससी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम्स लेता है, ये कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखता। देखिए, अगर 2017 की अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, हो सकता है इस बार रखे ना रखे, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा इस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन अभी तक जब से एसएससी ने एग्ज़ाम लिया आज तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा। इसका मतलब ये कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आप उस चीज़ को पूरा छोड़ के भी पास हो सकते हो, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और आपके कट ऑफ 138 के आसपास था। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स छोड़ के सकते हो, और अगर 1-2 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप पास हो सकते हो। ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है पास करना। और इसकी सबसे अच्छी बातों में से ये भी है कि इसमें 75 मिनट्स मिलता है। 75 मिनट्स बहुत ज़्यादा है 100 क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। आप इसके अंदर 80, अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो 80-85 के आसपास भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 मिनट्स बहुत ही अच्छी टाइमिंग है आपके किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। अब मैं आपको बुक्स बताता हूँ कि कौन सी बुक्स मैं आपको प्रेफर करता हूँ पढ़ना। और मैं आपको जो भी बुक्स बताता हूँ ना, तो मैं ऐसी बुक्स बताता हूँ कि आप एक बार खरीदो और सारे एग्जाम्स के लिए वो चल जाए। आप हर एग्जाम्स के लिए एक बुक खरीदोगे, बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स मैं बताता हूँ, मैंने बैंक पीओ में भी बताई थी, मैं सारे कॉमन बुक्स बताता हूँ कि आपकी 400-500 के अंदर ही सारी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। कोई कोचिंग कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूँ बस आप वो करते हैं। सबसे पहले बुक है क्वांट की, राजेश वर्मा की या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इतनी पतली सी बुक है मैथमेटिक्स की। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो क्वांटम कैट करके एक बुक आता है, वो बुक अच्छी है, बहुत नॉलेज है उसके अंदर, और उसकी नॉलेज से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता असलियत में। एग्जामिनेशन के लिए जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। आप उस बुक को खरीदो, पढ़ो, पास हो जाओगे एग्जामिनेशन। क्वांट में आपके 25 में से 20+ मार्क्स आएंगे। इंग्लिश के लिए 2 बुक्स जो मैंने बैंक पीओ में भी बताई थी, एसपी बख्शी और लूसेंट, दोनों ही अच्छी बुक है। एसपी बख्शी की जो आती है वो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, लूसेंट की जो इंग्लिश आती है वो लूसेंट पब्लिकेशन की आती है। मैं सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से उस चीज़ों को देख सकते हो, वहाँ से बुक्स परचेज भी कर सकते हो आप। और जीके के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज एसएससी सीजीएल का जो मेन डोमिनेटिंग पार्ट है वो जीके ही है। जो जीके को कर लेता है वही कस्टम्स ले पाता है, जिसका जीके स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बाकी 3 को स्ट्रॉन्ग करना इजी है, जीके स्ट्रॉन्ग करना इजी नहीं है। ये बहुत ही टफ टास्क है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो पढ़ भी लेते हैं पूरा लूसेंट, वो 25 में से 10 या 15 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा चीज़ें कैसे करना है, लेकिन जो इसकी बुक प्रेफरेबल है वो तो लूसेंट तो है ही। आपको लूसेंट खरीदना है जीके की, इतनी पतली सी येलो कलर की आती है छोटी सी बुक, उसको खरीदो। अरिहंत की भी आप जीके ले सकते हो, अगर आप कहीं पर दूर रहते हो और लूसेंट की बुक अवेलेबल ना हो तो अरिहंत की भी आप ले सकते हो। रीजनिंग के लिए तो यूनिवर्सल बुक है, RS अग्रवाल,
हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मोटी सी बुक है इतनी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को दिया हुआ है। रीजनिंग का बेसिकली क्या है, आपको क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने चाहिए, वो सब वो बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप जो आपकी मदद करेंगे एग्जामिनेशन। अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ का डिटेल देता हूँ कि जो कट ऑफ है वो कितने जाते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गए थे इस बार, बिकॉज इतना किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 137 जाएगा जनरल के लिए कट ऑफ। 200 में से 137 बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। लेकिन जैसे आप एग्जामिनेशन का लेवल देखोगे तो एग्जामिनेशन का लेवल ऐसा है कि मैं इस वीडियो में आपको सीधा बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वो डायरेक्ट एग्जाम में आपके आएंगे। 100 क्वेश्चंस में से 70 to 80 मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 150 160 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप 150 160 आराम से लेके आ सकते हो। और ओबीसी का कट ऑफ भी बहुत हाई था, 125 126 करके था, तो ये भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। यहाँ तक कि SC ST के जो कट ऑफ थे वो भी 100+ थे। तो अब कट ऑफ का वो बात नहीं रही कि 80 90 कट ऑफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया किसी भी कैटेगरी के लिए। हाँ, जनरल के लिए थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं रहा। जैसे पहले 60 70 होते थे, अब वैसा डिफरेंस नहीं रहा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूँ। इस वीडियो को देखते वक्त अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखो। 2016 का मैं प्रेफरेबल हूँ कि 2016 का आप डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मेरी वेबसाइट पर जाकर के आप किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। SSC के भी मैं 5 से 10 साल के कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन पेपर वहाँ डाल देने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आगे की पढ़ाई करना। और मैं उस वेबसाइट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब डालने की कोशिश करूँगा। और जो उसमें नहीं डलेंगे वो आप वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे, या फिर मेरी वीडियोज़ पर आप कमेंट करके बताएंगे तो भी मैं वहाँ पर उन क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर दूँगा। और इस एग्जामिनेशन की सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं है, एक बुराई भी है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बैंक PO के एग्जामिनेशन की तरह सेक्शंस में डिवाइड नहीं करता। मतलब जब आप अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हो, अगर आपने SBI PO का एग्ज़ाम दे रखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें रीजनिंग का एक सेक्शन होता है, मैथ्स का एक सेक्शन होता है और GK का एक सेक्शन होता है, या इंग्लिश का, अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप सीधा उस सेक्शन पर जाकर के सिर्फ GK के क्वेश्चन कर सकते हो या मैथ्स के कर सकते हो। SSC CGL में या CPO में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हो, और प्रॉब्लम ही है कि पूरी तरीके से आपको पता नहीं चलता चीज़ें कहाँ पर हैं, आप ढूंढते रहते हो। तो मैं इसका बता देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं मतलब उनके वो एक ही सेक्शन के होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 25 एक ही सेक्शन के होंगे। तो आप इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भले सेक्शन ना लिखा हो, आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन एक दो बार क्लिक करके आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब इन डेप्थ स्टार्ट करते हैं। SSC CGL को एनालाइज करना, आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक एग्जामिनेशन देता हूं। मुझे सब पता है कि एग्जाम के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, क्या नहीं होता है। मुझे वो सारी चीज़ों की नॉलेज है और मैं वो सारी नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप इजीली पास हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मतलब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए किसी एक टॉपिक से वो 7 या 8 क्वेश्चन नहीं पूछते जैसे पहले पूछते थे। तो हर एक टॉपिक से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और किसी किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चंस भी आते हैं। और सबसे अच्छी बात है सारे ईजी है, ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ उस टॉपिक से जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपको डायग्राम्स दिखते होंगे, क्या क्या चीज़ें, अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखती होंगी। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि क्या एग्जाम में आएगा और वही आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका एक जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो है मिरर वाला। ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको एक डायग्राम दे देगा और डायग्राम के सामने मिरर कर रख दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि मिरर पे उस डायग्राम का इमेज कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। 2016 का एक क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक घर बना हुआ है और एक गोल सर्कल है और एक बीच में लाइन है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मिरर में हम इमेज देखते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो मिरर चेंज नहीं हो सकती, मतलब उसके फीचर्स चेंज नहीं हो सकते। अगर 2 लाइन थे वहाँ पर भी 2 लाइन होंगे, उल्टा सीधा कुछ भी होगा, लेकिन वो 2 लाइन तो वहाँ पे भी होंगे। और वहाँ पे घर बना हुआ है तो घर वहाँ पर भी बना होगा, घर का शेप नहीं बदलने वाला। और दूसरी बात आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि मिरर कहाँ रखा गया है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि नीचे की जो लाइन है घर की वो ब्लैकिश है, वो ब्लैकिश पार्ट ही मिरर है। आप उसको साइड में ना समझें, लेफ्ट या राइट में, समझ रहे हैं। आप एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर समझें कि मिरर कहाँ रखा गया, उसके हिसाब से आप रिफ्लेक्शन देखें। अब आपको ये पता चल गया कि जो डायग्राम है उसका शेप नहीं बदलने वाला मिरर के सामने, ठीक है। और इसका मिरर का एक इन्वर्स इफेक्ट ये होता है कि जब भी वो चीज़ सामने रखी होती है तो जो चीज़ मिरर के क्लोज होती है वो उसके सबसे क्लोजेस्ट बनती है, यानी वो उल्टा इमेज बनता है,
सबको समझ में आया? मतलब कि अगर यहाँ पे एक सर्कल है जिसके यहाँ पर 2 लाइन्स है, यहाँ पे 1 लाइन्स है, अगर मैं उसके आगे मिरर रखूँगा तो यहाँ पर जो सर्कल मिरर के पास है उसकी भी 1 लाइन होगी और यहाँ पे 2 लाइन होगी। समझ में आया आपको? उसकी यहाँ पर 2 लाइन, लेफ्ट साइड में 2 लाइन और एक साइड में राइट साइड में 1 लाइन नहीं होगी। समझ में आया आपको? ये उल्टा होगा इसके अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब इस चीज़ को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि डायग्राम चेंज नहीं होना, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इस डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें हमको चाहिए। जैसे जैसे डायग्राम देखते हैं तो जैसे ऑप्शन आपका सेकंड है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, उस डायग्राम के अंदर डबल एक बना दिया। दूसरा, फोर्थ डायग्राम के अंदर लाइन ही नहीं है सर्कल के अंदर, वो भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन आपको फर्स्ट और थर्ड में से ही आंसर है। तो और ये भी बहुत आसान है। अब घर के नीचे रखा गया है मिरर, ठीक है, जब मिरर नीचे रखा गया है तो उसका जो बेस वाला हिस्सा है वो पहले आएगा। और सीधा सीधा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही हो रहा है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में तो पहले वो जो ऊपर का गुंबद है वो आ जा रहा है, गुंबद थोड़ी ना आने वाला है, वो तो पीछे आएगा लास्ट में, क्योंकि वो दूर है मिरर से। तो जो सामने है मिरर के वो पहले बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। और गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा, घर नहीं बनाएगा तो बॉल बना देगा, कुछ डायग्राम बना देगा, क्वेश्चन यही आएंगे और कुछ नहीं आने वाला बाहर से। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप पास करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। एक बार आपको क्वेश्चन आता है कि एक पेपर है, पेपर को फोल्ड किया गया है, फोल्ड 2-3 बार करके उसको अलग अलग टाइप से और एक जगह पे या 2 जगह पे उसमें होल कर दिया गया। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अपने भाई के पास एक क्वेश्चन लेके कि भाई ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ने बोला सॉल्व क्यों करना है, प्रैक्टिकल करके दे। तो अब भी प्रैक्टिकल करके देखो, आपके सामने रफ शीट होती है, रफ शीट आप कितनी भी ले सकते हो। पहले से एक रफ शीट को एक पेपर फाड़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, मैं बोलता हूँ, गारंटी है। पहले ही फाड़ के रखो आप, जैसे आप फाड़ के रखोगे, जैसे एग्जाम्पल ये मैं इस पेपर से सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है कि ऊपर से इस पेपर को हमें फोल्ड करना है, ठीक है, फोल्ड करते हैं। अब ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में फोल्ड करना है, ये भी फोल्ड करते हैं। अब ये स्क्वायर है तो हम इसको बीच में से पहले ही फाड़ लेंगे ताकि ये स्क्वायर के इफेक्ट पे जब ये हम ये मोड़े तो ये बराबर आ सके, इसलिए। अब हमको यहाँ से इसे ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे होल करना है, ठीक है। होल करके देखते हैं। होल किया हमने, 4 होल बने हमारे, आप देख सकते हैं 4 होल बने हैं। अब इस क्वेश्चन में 4 होल वाले कहाँ पर है और इस शेप में। तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, दूसरा हो सकता है, तीसरा तो गलत है एकदम, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब जो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑप्शन काफ़ी हद तक सिमिलर है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये हार्ड है और आएगा भी तो आप कर लोगे, क्योंकि मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। पेपर फोल्ड हुआ है तो आप देख सकते हो कि कैसे इसकी हालत है, ये कहीं कहीं से फुला हुआ है, कहीं कहीं से पिचका हुआ है। लेकिन जब ये मैंने, आप देख सकते हो कि हल्का सा ट्रायंगल में कट है। आप जब एग्जाम में थोड़ा बड़ा पेपर फाड़ के उसको जिस शेप में काटा है उसी शेप में काटना, और अगर नहीं भी काट पाओगे तो थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज़ करना, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे तो जो ट्रायंगल है वो ऊपर और नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे कभी हो ही नहीं सकते ऐसे, समझ में आ रहा है आपको? ऊपर और नीचे हो नहीं सकते। जब हम कोने से कट कर रहे हैं, यानी जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था और जब हम कोने से कट कर रहे हैं तो इस तरफ पॉइंटेड है ना, आपका सेंटर तो यहाँ पर है, देखो सेंटर यहाँ पर है, वो इस तरफ पॉइंटेड कर रहा है, तो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। देखो सेंटर की तरफ कौन सा पॉइंट कर रहा है, तो सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाला ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट है, सिर्फ फर्स्ट ही है जिसका ये सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो उसका कॉर्नर है। बाकी देखो, बाकी ऊपर नीचे कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन तो पिचका हुआ है, जो कि ऑप्शन ही गलत है। आपने देखा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत सिंपल है, इन चीज़ों को समझना करना, ये बहुत हार्ड नहीं है। एक पेपर फाड़ के सॉल्व हो जाएगा। आपको लग रहा होगा अभी टाइम लग रहा है, मुश्किल से 30-35 सेकंड का हिसाब है। पेपर पहले से ही फाड़ के उसको स्क्वायर बना के रख लो, कोई कुछ नहीं बोलता, टीचर मना नहीं कर सकता आपको इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो रीजनिंग में कन्फर्म है ना, वो है हिडन एम्बेडेड वाले क्वेश्चन। इसमें कि आपको एक डायग्राम बना देता है कि ये फिगर कौन से नीचे वाले फिगर्स में मर्ज कर सकता है। इसका मतलब यही है टोटल। लोगों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता, एग्जाम में फेल हो जाते हो। इसका मतलब पहले आप समझो, जो फिगर ऊपर बना हुआ है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, 2016 का एक क्वेश्चन है। इस फिगर को आप देखो, ये सबसे टफेस्ट वालों में से है। 2016 का क्वेश्चन है, ये टफ वाला है। आसान वाले तो बहुत आसान आते हैं। 2015 का देखो, मतलब तुच्चा लेवल का क्वेश्चन है। 14 का, 13 का, 10 का, 11 का कोई लेवल ही नहीं है। तो जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम कौन से नीचे वाले डायग्राम्स के ऊपर मर्ज कर जाएगा, यानी उसके ऊपर अगर हम ये बनाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि ये है भी। देखो सबसे पहले तो हम रिजेक्ट करते हैं बाकी ऑप्शंस को। थर्ड ऑप्शन तो गलत है, फोर्थ भी गलत है, आप मिला के देख लेना, नहीं मिलने वाला, ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन में काफ़ी हद तक डाउट्स है कि कैसे चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर, कैसे नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इस डायग्राम को आप एनालाइज करोगे, जो इसका शेप है, जो इसका शेप आ रहा है, वो शेप किसी भी डायग्राम में मैच नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ करके। आप किसी में भी मैच करा लो, आपकी किसी में भी ये चीज़ जो ऐसे सीधी लाइन जा रही है, फिर यहाँ से ऐसी लाइन जा रही है, बीच में एक लाइन जा रही है, फिर नीचे जा करके ऐसे एक लाइन जा रही है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो कहीं पर भी ऐसा शेप बन ही नहीं सकता फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के। तो फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही सबसे ज़्यादा चांसेस है मर्ज होने के। जब आपके ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाए तो सबसे ज़्यादा चांसेस वाले ऑप्शन को उठाते हैं और उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप गलत करके मत आना। मोस्ट प्रोबेबल वाले पे जो पॉसिबल आंसर है सबसे, उस पर आप टिक मारोगे, आपका सही हो जाएगा। आपके दिमाग इतना प्रोसेस करेगा वहाँ पे कि आपको पता चल जाएगा यार ये मेरा अंदाज़ा है, और ये क्वेश्चन अंदाजे पे सही हो जाता है, बहुत इजीली सही हो जाता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 3 4 5 प्रैक्टिस कर लो। मैं कुछ क्वेश्चन पेपर तो दे ही रहा हूँ आपको, उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, मेरे साइट पे जाओ, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो, और सैम्पल पेपर्स हैं, अब डाउनलोड करो, सॉल्व करो इस टाइप के क्वेश्चन। 5-10 क्वेश्चन में आपका सब निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है यही सेम नॉन वर्बल रीजनिंग का, एक है कंप्लीट पैटर्न करने का, यानी आपको स्क्वायर या सर्कल या डायग्राम दे देगा बड़ा या फिर मीडियोकर साइज़ का, उसमें कुछ चीज़ें बनी होंगी और एक या पार्ट मिस होगा, और कहा जाएगा कि वो पार्ट वहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, वो ऑप्शंस में दे रखे होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका पैटर्न निकालना है, जो कि सबसे राइट वाला जो कॉर्नर है लोएस्ट में, उसका हमको पैटर्न निकालना है। अब नीचे देख सकते हो कि ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये डायग्राम बना हुआ है, जो कॉर्नर है, ये लाइन एक आ रही है, वो लाइन भी एक स्क्वायर बना रही है। तो सबसे जो कॉर्नर की तरफ जो चीज़ आएगी वो आएगी एक लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि कॉर्नर के साइड में, सेंटर के साइड में नहीं, इस कॉर्नर के साइड में, अपोजिट कॉर्नर के साइड में, सेंटर के सबसे जो उसकी नियरेस्ट चीज़ होगी वो होगी 2 लाइन्स, ठीक है। तो देखो कौन सी, पहला ऑप्शन में है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन में है, नहीं है। थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, और बस खत्म, आपका तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। सिर्फ एक मोटी लाइन देख के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपको कन्फर्म होना है और कन्फर्म हो जाओ। अब ट्रायंगल के देखो, सारे ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं वो बाहर की तरफ फोकस कर रहे हैं, ट्रायंगल बाहर की तरफ दिख रहे हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं वो बाहर की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन में बाहर की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है, गलत। सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन में कहीं ऊपर से आ रहा है, वो तो ऐसे ही गलत है। थर्ड ऑप्शन में पॉइंट बाहर की तरफ कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन में भी इधर ही लेफ्ट की तरफ से पता नहीं कहाँ जा रहा है। करेक्ट, हर तरफ से करेक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करोगे आप, पास हो जाओगे। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा, डायग्राम चेंज हो जाएगी, ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। 3 4 प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के, आपके आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। अब एक आता है कि क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बताने वाला, कि कुछ चीज़ें दी होंगी, इनको रिलेशनशिप फिगर्स में बताना है आपको। ये बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को देख, 2016 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। प्रोफेसर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड में, चलिए एक बार देखते हैं। तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर का मतलब वो एम्प्लॉयड तो है, उनके पास नौकरी है, क्योंकि तभी तो प्रोफेसर है। तो जो बड़ा सर्कल होगा वो एम्प्लॉयड का हो गया, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयड लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट प्रोफेसर है, ठीक है। तो हम प्रोफेसर को बीच वाले सर्कल में कर देंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएट्स, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट की कुछ नौकरी लगी हो, कुछ प्रोफेसर्स हो, कुछ ना हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जो कि वो कुछ एम्प्लॉयड को भी टच करेगा और पोस्ट ग्रेजुएट को भी टच करेगा। तो हम ऐसा सर्कल अगर दिखे तो फर्स्ट तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बस थर्ड ही है, बाकी सारे आप ऑप्शन पे एनालाइज करो तो थर्ड ऑप्शन ही आपका सबसे करेक्ट आएगा। तो जो ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन थे, जो इसमें डायग्राम बना के दिखाना था, तो वो 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 16 में 1 आए थे, 2 भी आ सकते हैं। अब इन सब सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ नोट तो कर रहे हो ना कॉपी में, सारे आप नोट करते रहो, क्योंकि जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वही आएंगे। किसी के 2 आ जाएंगे, किसी के 1 आ जाएंगे, किसी के 3 आ जाएंगे, किसी के 2 आ जाएंगे, यही चीज़ होगा। लेकिन क्वेश्चन तो यही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। सिलेबस ही मैंने कवर कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने थे। जैसे 2016 का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, बहुत एक ही ट्रिक है इसका। ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में आप देखो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे 2016 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 31 और सेकंड हाईएस्ट है 26। तब आपको जब आप क्वेश्चन में ट्रायंगल गिनोगे ना, तो आपको दिमाग में ये सेटअप करके बैठना कि 26 से तो ज़्यादा ट्रायंगल गिनने हैं मुझे, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने ट्रायंगल पॉसिबिलिटीज़ है। और आपके दिमाग में बिना ऑप्शन को देख के आप सीधा ट्रायंगल गिनोगे तो पता चला 10-15 गिन रहे हो और ऑप्शन इतने सारे,
तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 26 से ज़्यादा करने हैं ट्रायंगल, और तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब 26 से कम ही होंगे या 26 ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिमाग लगानी है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मोस्टली ये लोग ना जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसी को करेक्ट आंसर करते हैं, या फिर सबसे लोवेस्ट वाले को। बीच वाला का इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आंसर, और सीजीएल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करता, सिंपल चीज़ें रखता है। और जब आप इसके अंदर ट्रायंगल्स गिनोगे तो एक ट्रायंगल पकड़ना बड़ा, उसके अंदर के सारे छोटे ट्रायंगल्स गिनना, और वैसे ही स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी एक बड़ा पकड़ना, उसके अंदर के सारे गिनना। इस हिसाब से आप इस माइंड सेटअप से काम करोगे। इसके बाद आपको एक कंक्लूजन स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही कॉमन है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले पूछते हैं खुश होकर के, कंक्लूजन स्टेटमेंट 2016 में एक क्वेश्चन आया था। मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ चीज़ों में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में कम कर देंगे, लेकिन इसके कंक्लूजन स्टेटमेंट के मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं इस बार। तो चलिए 2016 का आपको क्वेश्चन कराता हूँ, दिखाता हूँ कि लेवल क्या है इसका। तो क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ये है कि सम गर्ल्स आर स्टार्स। एक बड़ा सर्कल बनाएंगे स्टार्स, ठीक है, उस पर हल्का सा इंटरसेक्ट करेगा गर्ल्स। हम बना दिया इतना, मैंने स्टेट बैंक में भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन, इसके अंदर भी बता रहा हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट है मीना इज़ अ गर्ल, ठीक है, और सम गर्ल्स आर स्टार्स पहला स्टेटमेंट था। तो गर्ल्स और स्टार्स तो इंटरसेक्ट करेगा पूरा, और मीना इज़ अ गर्ल, ठीक है, तो मीना एक लड़की है तो लड़की पे तो इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन वो स्टार है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। इसके अंदर लॉजिक नहीं ढूंढना आप असली ज़िंदगी के। अगर ये बोलता है कि मीना इज़ अ स्टार और जितना लिखा होता है गर्ल्स के बारे में लिखा नहीं होता, ये मैं सोचना मीना तो लड़की होगी तो वहाँ पे मैं सर्व कर दूँगा, ऐसे मत सोचना। जो यहाँ लिखा है उसी को करेक्ट मारना, बाहर की सारी जानकारियाँ भूल जाओ। तो मीना इज़ ए स्टार, और सॉरी मीना इज़ अ गर्ल हमारा ऑप्शन है। तो गर्ल पे तो इंटरसेक्ट करेगा, स्टार पे जस्ट हल्का सा टच करेगा। स्टार पे टच क्यों करेगा? क्योंकि स्टार हो सकता है कि हो सकता है ना, हमको पता नहीं, बताया नहीं है, हल्का सा टच हम इसलिए कर दे रहे हैं, गारंटी नहीं है। तो अब कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन पूछ रहा है मीना इज़ अ स्टार। तो भाई मीना इज़ अ स्टार क्यों लिखा तो है नहीं, हो सकता है ना हो, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि क्या मीना शायद मीना स्टार हो सकती है, ठीक है, कुड बी ए स्टार, तो हम टिक मार देते, करेक्ट होता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ, पॉसिबिलिटी तो चांस ही नहीं है। सीधा पूछा है मीना, बोला है मीना इज़ अ स्टार, तो गलत है ये। थोड़ा सा भी गलत होगा हम उसे गलत कर देंगे। अब है सम स्टार्स आर नॉट गर्ल्स। तो बहुत अच्छी बात है यार, कुछ लड़कियाँ स्टार है ना, बाकी सारी स्टार लड़कियाँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखा कितने आसान था, बहुत आसान है, कोई लेवल नहीं है यार इसका। 30-40 सेकंड में होगा सॉल्व, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो। अब इसके बाद एक आपको जो मैं टफेस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो टफेस्ट क्वेश्चन इसके होते हैं वो सीरीज़ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बॉक्स बना देंगे या फिर ऐसे करके डायग्राम्स बना देंगे जिस पर नंबर्स लिखे होंगे। उस नंबर्स को 3 लिखे होंगे, 1 मिसिंग होगा। ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी 2-2 ऊपर के वर्ड्स लिखे होंगे, नीचे के वर्ड्स मिसिंग होंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो। जो मैं आपको बुक बताया उसमें से प्रैक्टिस करो, या फिर अपने बुक्स में से उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं। ये 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलत हो जाए, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि आपने कितनी भी कम पढ़ाई की हो ना, तो रीजनिंग में 23 मार्क्स तो आपके बनेंगे। आपको पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको अब तक 17-18 मार्क्स बता चुका। आपके 17-18 मार्क्स तो बन गए, गारंटीड बन गए। तो कोडिंग डिकोडिंग इसके अंदर 3rd क्लास आता है एकदम। 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस है, कोई लेवल ही नहीं है। एक क्वेश्चन देखता हूँ, आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि इन सर्टेन कोड गो होम इज रिटन एज टा ना, एंड नाइस लिटिल होम इज रिटन एज ना जा पा। हाउ इज गो रिटन एंड दैट। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, देखते समझ में आ रहा है। गो होम क्या है, टा और ना, और हमको क्या पूछा है, गो का कोड पूछा है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है नाइस लिटिल होम और गो होम, होम दोनों में मैच कर रहा है। होम का कोड देखते हैं क्या होगा, टा और ना में से कोई एक होम का कोड है। सेकंड वाले में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ना जा पा, ना मैच कर रहा है, यानी ना होम का कोड हो गया। बचा कौन सा कोड, टा, तो वो गो का कोड हो गया। आंसर सॉल्व, खत्म। इतना आसान था यार, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे इसको सॉल्व करने के लिए। यही क्वेश्चन आएंगे, यही लेवल है सीजीएल का। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग आपको बेसिक आती है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, सॉल्व हो जाएगा। और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड वर्ड्स के निकालने वाले, के रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ऐसे सीजीएल का 16 का पेपर था। क्वेश्चन ये कि कैलेंडर और डेट्स में रिलेशन है, तो डिक्शनरी और अगले में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हिंदी आती है तो नीचे पढ़ लो आप हिंदी के भी जो भी लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि कैलेंडर के अंदर डेट्स लिखे होते हैं, रिलेशन ये दिख रहा है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या लिखे होंगे, क्या हो सकता है, बुक्स लिखा होगा, नहीं। लैंग्वेज, वोकेबलरी नहीं लिखी होगी, क्योंकि वोकेबलरी अलग चीज़ हो जाती है, वर्ड्स अलग चीज़ हो जाती है। उसके अंदर वर्ड्स लिखा होगा, समझ में आपको, वर्ड्स करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का ही होगा। और आपका जो सीरीज़ से थोड़े बहुत रिलेटेड हो जाएंगे चीज़ें। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो अब क्वेश्चन ये कि ACEG BD
एफ एच, इनका रिलेशन है, तो पी आर टी वी और सेकंड ऑप्शन क्या होगा। तो आप देखोगे तो बहुत ही आसान है। एक रिलेशन तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, पहले का ए, बी सेकंड में है, फिर वापस फर्स्ट में सी है, सेकंड में डी है, उसके बाद ई फर्स्ट में है, सेकंड में एफ है, फर्स्ट में जी है, एफ सेकंड में एच है। ठीक है, एक रिलेशन ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ए के बाद बी को नहीं, एक एक मिस करके फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखा गया, यानी ए, बी नहीं सी, डी नहीं ई, एफ नहीं जी। ठीक है, तो अब सेकंड में भी देखो तो बी, जो भी ए है उसका अगले टर्म से स्टार्ट हुआ है बी, सी नहीं डी, ई नहीं एफ, जी नहीं एच। ठीक है, तो ऐसे पी आर डी, पी का अगला क्या होगा क्यू, तो सीधा क्यू तो आंसर हो गया पहला, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में होगा, सेकंड एंड थर्ड कैंसिल हो गए। क्यू के बाद एक छोड़ दो, आर छोड़ दो, हो गया एस, तो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट हो गया, पहले इसने में खत्म। यार इतना आसान क्वेश्चन है, आप पास हो जाओगे, गारंटी पास हो रहे हो, टेंशन मत लो। तो रीजनिंग का जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो होगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते ही आधे लोग तो भाग जाते हैं, इसको पढ़ते नहीं, बोलते इतना लंबा कौन पढ़ेगा बॉस, जबकि ये क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आपको पहले से पता है आपको क्या करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, और आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आपको सीधे जाके आंसर स्टार्ट कर देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 2016 का। ये क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन गया भाड़ में, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, हमको सीधा मैट्रिक्स देखना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में आपको रोज़ और कॉलम्स दिख रहे होंगे। अब अगर आपको रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं नहीं पता, तो आपको बता देता हूँ। रोज़ होते हैं ये, आपको स्कूल में ऐसे रोज़ बोलते थे, वो गलत था सब। रोज़ होते हैं हॉरिजेंटल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप पहला रो देखिए, पहले मैट्रिक्स 1 में 0 1 2 3 4। ठीक है, अब पहला रो देखिए मैट्रिक्स 2 में 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूटी में है 0 से लेकर के 9 तक। तो वैसे ही आप पहला अपना कॉलम देखिए मैट्रिक्स 1 का 0 1 2 3 4, और जो मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेम ही है। ठीक है, और सेम मैट्रिक्स 2 के साथ भी है। तो इसके अंदर ऐसा, अब इसको देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आप पहली चीज़ देखिए 0 0 देखिए मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में 0 कॉलम और 0 रो पे अगर पोजीशन पूछता है आप बोलोगे बी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो 4,2 लिखता है उसमें रोज़ कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। तो चलिए पहला एक बार मैं आपको ऐसे ही देखता हूँ एग्जांपल। पहला ऑप्शन में जैसे 4 लिखा हुआ है 42, तो देखते हैं 4 का मतलब होगा पहला कॉलम में से, कॉलम में से हम चीज़ें देखेंगे। तो कॉलम में 4th यानी सबसे लास्ट, और रो में कौन सा, सेकेंड, तो बी हो गया। 4,2 बी होता है। वैसे ही 3,4 क्या होता है, 3,4 होता है ई। आपको समझ में आया क्या है होता है इसके अंदर। वैसे ही मैट्रिक्स 2 के अंदर भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शंस पढ़ने कैसे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है। क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दे देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है बेंट को आप नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यानी रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बो में BENT क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है। इसमें बेंट पूछा है, किसी में सुपर पूछ लेगा, किसी में एग्जाम पूछ लेगा, किसी में कुछ पूछ लेगा, यही क्वेश्चन आएगा। सेम यही चीज़ आती है, आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो ऑप्शन के सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है। जैसे 77 78 58 88, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बेंट 4 वर्ड है, BENT, तो यहाँ पर 42 वाला जो लाइन लिया है वो, जैसे 42 वाला जो आपका कॉलम है वो है बी के लिए, 34 और उसके नीचे वाला कॉलम है ई के लिए, और सिमिलरली आगे एन और टी के लिए। तो सबसे पहले हम टी को देखते हैं कि लास्ट जो हमारा कॉलम है वो टी से मैच कर रहा है कि नहीं। तो 77 को चेक करते हैं वो टी है कि नहीं। 77 कहाँ है, मैट्रिक्स 2 में, तो 7 और 7 पे टी आता है, तो चलो इसका पहला करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में 7 और 8, 7 और 8 में क्या टी आता है, नहीं यू आता है। सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, आपको चारों चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। पहले ऑप्शन पे हमको अभी शक है कि पहला सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं हम 58 क्या है, मैट्रिक्स 2 के अंदर है, 58 में भी टी आता है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होने का चांसेस है। 88 भी आता है आपका मैट्रिक्स 2 के अंदर, तो 88 में आता है एन। आपके 2 ऑप्शन निपट गए, टी तो है नहीं इसके अंदर भी, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन को आपको छांटना है। अब थर्ड जो सबसे लास्ट में है ना, अब लास्ट के बाद सीधा सबसे फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाला चेक करके देखते हैं। 42 किसका होना चाहिए कोड, बी का, तो 4 और 2 क्या है, बी तो है इसके अंदर। और हमारा थर्ड ऑप्शन था 31, तो इसके अंदर देखते हैं बी है, तो हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 में 3 और 1 बी इसके अंदर भी है, यानी अब सेकेंड और थर्ड नंबर को हमें चेक करना है। अब देखते हैं एन के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन था 34, उसको देखते हैं। 34 में 3 और 4 पे ई आता है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि बी के बाद ई तो आ रहा है हमारे सेकंड नंबर पे। अब इसके मतलब एन को हमें चेक करना है, इसी को फर्स्ट ऑप्शन को जब चेक करना है, अब दूसरे ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है,
फर्स्ट ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं 79। 79 क्या आता है n? नहीं, 79 r आता है। अब आपको थर्ड ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका 31, 22, 88, 58 ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना टाइम लग गया? नहीं ज़्यादा टाइम लगा। 3-4 क्वेश्चन करो, 1 मिनट से कम में सॉल्व होगा बहुत इजीली। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते थे, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आपको समझ में आ रहा है मैं रीजनिंग पे इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज रीजनिंग में मैं चाहता हूँ आप 25 में से 23 तो मरे से मरी हालत में लेके आओ। और 23 लाना तो ऐसा है कि एक दिन पढ़ दिया तो 23 मार्क्स आएंगे आपके। 25 में से 25 लाना है, लेकिन 23 आपको मिनिमम है, ठीक है। सीरीज़ के जो 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैं 23 बोल रहा हूँ, वरना बाकी सब तो तुच्चे लेवल का, एकदम 0 लेवल, आप पास हो जाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है, फ्री का क्वेश्चन है, जैसे ये मैट्रिक्स फ्री था वैसे वो भी फ्री का क्वेश्चन है। डिक्शनरी के वर्ड्स पूछ लेता है, एक वर्ड पूछ लेगा, आपको कुछ ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इसको डिक्शनरी में असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। यानी आप डिक्शनरी खोलते हो तो कौन सा वर्ड आपको पहले दिखेगा, कौन सा वर्ड बाद में दिखेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो भाई डिक्शनरी खरीद के पढ़ो पहले, ये मैं नहीं बता रहा कैसे होगा, वैसे बता देता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल की सीरीज़ होती है, जो पहला वर्ड होता है वो जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो डिक्शनरी में पहले आएगा। और मान लो पहला वर्ड दोनों सेम हो गया तो सेकंड अल्फ़ाबेट को हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड लेटर है वो डिक्शनरी में किसका पहले आएगा, अगर वो भी बराबर है तो थर्ड लेटर को चेक करेंगे, अगर थर्ड लेटर भी सिमिलर है तो फोर्थ को चेक करेंगे। ऐसे चेक करते जाएंगे। अगर दोनों सेम है तो दोनों साथ में ही आने वाला है, कहीं तो चेंजेस होंगे, कोई तो होगा जो पहले आएगा, कोई तो होगा जो बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फ्री के मार्क्स हैं यार आपको पता चल रहा है, आप 20 मार्क्स अब तक फ्री में उठा लिए रीजनिंग के। कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को देखना है, जो मैं कहता हूँ वो करना है और कुछ नहीं करना। रीजनिंग के तो 20 मार्क्स आपके अभी उठा लिया आपने। अब एक सीरीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि मिसिंग टर्म पूछ लेता है। इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हार्ड क्या, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप छोड़ दोगे उसको। वो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 ब्रैकेट्स में दे रखा होगा और बीच के एक ब्रैकेट गायब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 2016 का। क्वेश्चन है कि 3,5 और फिर ये एक ब्रैकेट में है, कॉमा 5,7 ये एक ब्रैकेट में है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का ब्रैकेट है, फिर कॉमा 11, कॉमा 13, ठीक है। और क्वेश्चन है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन क्या है 7, 9, 7, 11, 9, 11, 9, 13। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन को छोड़ के चीज़ें समझते हैं कैसे हो रही हैं। देखिए पहला है 3, 5, अगला है 5, 7, यानी जो 5 है, जो अगला जो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट टर्म है वो जो सेकंड ग्रुप है उसका फर्स्ट टर्म आया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई इससे थोड़ी। और सेकंड, और इसको कंफर्म करने के लिए और डाटा नहीं दिया हुआ है, तो और डाटा नहीं दिया हुआ है तो हम इसी को ट्रूथ मान के चलेंगे। सेकंड कॉलम तो क्वेश्चन मार्क की है और उसके बाद है 11,3। तो आप देखोगे इसके अंदर गैप्स सेम है सारे चीज़ों के। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो 7,9, तो जो पहला, जो इससे पहले वाला ग्रुप 5,7 वाला जो ग्रुप है उसका फर्स्ट टर्म तो यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन जो लास्ट जो इसका 9 है वो भी तो सेकंड ग्रुप का पहला लेटर होगा, पहला वर्ड, पहला जो नंबर है वो तो वही होगा, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा। याद है हमने पहले से यही निकाला था, जो 3,5 था 5,7 का पहला था, जो इसका लास्ट है वो उसका पहला होगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ। अब अगला है 7,11। 7,11 में ये चीज़ करेक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। और 9,11 और 9,13 तो ऐसी गलत है, ना कहीं आगे से मैच हो रहे हैं ना पीछे से मैच हो रहे हैं। 9,11, 9,13 तो ऐसी फालतू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस लोगे, 7,9 के यानी जो डिफरेंस आता है उसकी, या फिर जो नंबर्स आपके मैच करें उसकी, ठीक है। तो नंबर्स जो मैच होना वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इसके अंदर आपका इंट्यूशन काम करेगा। 7,9 अगर आप वहाँ पे पुट करते हो तो आपको डिफरेंसेस की वजह से आपने कर दिया, लेकिन जब 7,9 करते हो तो जो अगला ग्रुप है 11,13 वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है, वो तो लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जब आप 7,9 लगाते हो तो। लेकिन जब आप 7,11 लगा रहे हो तो वो लगता है कि फिर भी एक आपस में एक ग्रुप है। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे इंट्यूशन आपका लगाना पड़ेगा। यही इसीलिए इसको रीजनिंग बोलते हैं, क्योंकि आपके रीजन्स वहाँ काम करते हैं, ठीक है। आपका दिमाग काम करता है। तो इस टाइप से आपको सोचना है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें ना लगें। जैसे इस क्वेश्चन में लग रहा था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया इसको कैसे करना है, कैसे सोचना है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आगे पीछे थोड़े बहुत 19-20 यही आते हैं क्वेश्चन। और एक इनइक्वालिटी टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि पूछ लेता है ये इससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, या इसके पास इससे ज़्यादा पैसा है, या इसके पास इससे ज़्यादा वजन है, या फिर इसके पास इससे ज़्यादा वेट है, और मिस्टर एक्स का वाई से ज़्यादा वेट है, वाई का जेड से ज़्यादा वेट है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 2016 का। क्वेश्चन है कि पंकज इज़ टॉलर देन विनोद।
और आपको क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड करके बैठे ही होगे, साथ में पेन पेपर लेके बैठना, जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ लिखते रहो। तो क्वेश्चन है, पंकज इज टॉलर देन विनोद, हु इज शॉर्टर देन प्रमोद। उषा इज टॉलर देन प्रियंका बट शॉर्टर देन विनोद। प्रमोद इज शॉर्टर देन मनोज, हु इज द टॉलेस्ट। जैसे मैं पढ़ दिया वैसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो लिया सॉल्व। धीरे से पढ़ना है आपको। देखो अब स्लोली पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पंकज इज टॉलर देन विनोद, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया, अभी हम नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, एक दिमाग में आ गया। पंकज इज टॉलर देन विनोद, हु इज शॉर्टर देन प्रमोद। तो इसमें विनोद को प्रमोद से छोटा बोल रहा है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो हम इसको नोट कर लेंगे क्योंकि कम वाला चीज़ है। इसका इससे ज़्यादा है उसको थोड़ी देर बाद नोट करेंगे, पहले इसको नोट करते हैं। प्रमोद इज़ टॉलर देन विनोद, ठीक है। तो हमने ये नोट कर लिया, हु इज़ शॉर्टर देन प्रमोद हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। फिर उषा इज़ टॉलर देन प्रियंका बट शॉर्टर देन विनोद। देखिए इसके अंदर विनोद कॉमन आ गया तो हम इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। तो विनोद से बड़ी हो गई उषा, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। उषा इज टॉलर देन प्रियंका बट शॉर्टर देन विनोद। तो विनोद बड़ा हो गया उषा से और उषा बड़ी हो गई प्रियंका से। तो ये अभी सीरीज बन गई, P ग्रेटर देन V ग्रेटर देन U ग्रेटर देन P। P का लास्ट वाला P प्रियंका, पहला P प्रमोद। अब आगे क्या लिखा हुआ है, और प्रमोद इज शॉर्टर देन पंकज। बस क्लियर, पंकज सबसे बड़ा हो गया। देखिए पंकज ही तो लास्ट बताओ, प्रमोद सबसे बड़ा था, जो उससे बड़ा हो गया पंकज, खत्म, आंसर हो गया, पंकज सबसे बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन है यार, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे? बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, नाम बदल देंगे आपके, 19-20 होगा। अभी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको वर्ड दे देगा और बोल देगा कि इसमें नीचे लिखे हुए कौन से वर्ड इससे फॉर्म नहीं हो सकते। इससे आसान क्या चाहिए यार। अब नीचे आपको क्या करना है, जैसे किनका क्वेश्चन है आप देख लेना, मेजरमेंट करके लिखा हुआ है। तो मेजरमेंट के जो लेटर्स हैं उसको यूज़ करके क्या जो नीचे ऑप्शन में दिए गए वो वर्ड्स बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं, अगर सारे वर्ड्स बन रहे होंगे तब आपको क्या देखना है कि उसके अंदर जैसे कि नीचे दिए हुए वर्ड्स में डबल एम यूज़ हुआ है लेकिन ऊपर सिंगल एम है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। अगर सारे वर्ड, सारे के सारे ऑप्शन या फिर 2 से 3 ऑप्शन सब मैच कर गया करेक्ट, तब ये करना है। वरना तो आप इसी तरीके से एलिमिनेट करोगे कि उसके अंदर एम यूज़ हो रहा है, ये 3 बार यूज़ करे चाहे 1 बार यूज़ करे, एम यूज़ वहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर कितने बार यूज़ कर सकता है। पहले यही कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, लेकिन जब 2-2 एकदम मैच कर जाएंगे तब आप इस चीज़ से काटोगे, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी, 15 से 20 सेकेंड, समझ रहे हो, आराम से कर लोगे आप लोग। एक वो कोडिंग डिकोडिंग का भी मैंने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई को प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं, माइनस को प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यार ये बहुत इजी होते हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो 16 के पेपर से, 15 के पेपर से, 14 के पेपर से, 2010 के पेपर से भी कर लोगे, यही क्वेश्चन आते थे, आज भी यही आएंगे। मैं एनालाइज करके आपको दे रहा हूँ, बैठ करके इन्हीं को पढ़ो, पास हो जाओगे आप। रीजनिंग में बस सीरीज़ का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सीरीज़ की बुक उठा के पढ़ लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ डाटा आपको दे दूंगा इससे रिलेटेड, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से पढ़ सकते होगे। तो रीजनिंग का यही है, 23 मार्क्स आपके, मैंने 23 मार्क्स का सीधा क्रक्स आपको यहाँ पर दे दिया, 2 मार्क्स का नहीं दिया। सीरीज़ के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन 23 तो फिक्स होगा यहाँ पे आपके। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। और पहले एक बार सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, डिस्काउंट का भी 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्टली 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, रेशियो का भी 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और क्वाड्रिलेटरल से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट है वो भी 1 क्वेश्चन आता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और जो आपका सर्कल है, सर्कल से भी 2 से 3 क्वेश्चन, ट्रायंगल से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एवरेज इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट और पाई चार्ट के तो 4 क्वेश्चन आते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चन, पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है। 5 से ज़्यादा नहीं आए। को अब सवाल है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है। ये CGL है, इसका लेवल नहीं है हार्ड, SBI की तरह इसके अंदर नहीं छोड़ के जाना है आपको, छोड़ के जाना है जो हार्ड लगेगा बहुत ज़्यादा उसको छोड़ के जाना है। मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, छोड़ दो यार, क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री की वजह से बाकी सब बर्बाद करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क कैसे पढ़ना है, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो मैंने आपको उसमें 2 वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट समझाया था उससे बाहर तो आना ही नहीं है।
वो अल्टीमेट है, उससे बाहर कुछ नहीं आना आपके सिलेबस में। आप उस वीडियो को देखो और टाइम एंड वर्क की क्लासेस वहाँ से देख के समझ सकते हो, ठीक है। आप इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखोगे टाइम एंड वर्क का, तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैं आपको 2016 का दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखो आप। 24 men can do a piece of work in 17 days. How many men will be able to do it in 51 days? मतलब 24 आदमी 17 दिन में काम करते हैं और 51 डेज़ में काम कंप्लीट करना है, तो कितने आदमी करेंगे? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार? 24 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 51। आंसर 51 को नीचे भेजो, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं, मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लो। अब जो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और जो सर्कल का जो चैप्टर है, सर्कल के चैप्टर के लिए तो मेरे पास ऐसी ट्रिक और टेक्निक्स है जो मैं आपको दे दूंगा तो यूनिवर्सल हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिविल सर्विसेज के आपके सीसेट तक का मैं लेवल बता रहा हूँ आपको। किसी भी एग्ज़ाम में आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये नहीं आता। जो टॉपर्स जो पढ़ते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, मैं भी बहुत पढ़ा हूँ बैठ करके इन सब टॉपिक्स को, और उन सारे टॉपिक्स को समअप करके मैंने बस 5 फॉर्मूले निकाले। 4 से 5 फॉर्मूले होंगे मुश्किल से, और उन 5 फॉर्मूलों से आपको किसी भी लेवल का सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस उन 5 फॉर्मूलों से। वो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करोगे, अगर वो आपको जानना होगा तो आप कमेंट करोगे। ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना कोई इशू नहीं है। आपको आता होगा तो अच्छी बात है। तो सर्कल्स का जैसे टेक्निक है, वैसे ही ट्रायंगल्स के लिए भी मेरे पास काफ़ी फॉर्मूले और टेक्निक्स हैं। मैं आपको वो भी शेयर करूँगा आपको उसके ऊपर, क्योंकि ये पूरी एक टॉपिक है, समझ रहे हो। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते एग्ज़ाम में, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। आप क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये। लेकिन इसको समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं अभी हर एक एक क्वेश्चन को क्वांट का समझाऊंगा तो ये समझ लो कि वीडियो 3, 4, 5 घंटे का हो जाएगा। तो मैं उसका सेपरेट वीडियो अगर आपको इसलिए बनवाना होगा तो बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ट्रायंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का और सर्कल्स का। कमेंट करो। और अगर आपको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है तो पाई चार्ट पढ़ो। मैं पाई चार्ट के ऊपर, मुझे पता है काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं पाई चार्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। पाई चार्ट, बार ग्राफ, सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। सीजीएल यूँ आपका होगा, इसका तो मैं कंफर्म बना रहा हूँ वीडियो। पाई चार्ट, बार ग्राफ, इसके ऊपर, क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर बहुत होते हैं, तो इसके ऊपर मैं कंफर्म एक वीडियो बनाऊंगा। तो पाई चार्ट और जो ये क्वेश्चन, अगर आपसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, आपको बहुत कम है, बहुत आपका लो लेवल के पे है, तो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ है नहीं। आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने मैथ्स छोड़ा ना तो आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जीके स्ट्रॉन्ग करना भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। पहले से स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे, लेकिन अगर पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत भारी पड़ने वाला है जीके स्ट्रॉन्ग करना। तो मैं कहूँगा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उस हिसाब से आप पाई चार्ट के सबसे पहले क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। 16 का क्वेश्चन करो, 15 का क्वेश्चन करो, आता है, अच्छा है, मेरे को, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, तो उसको देख के भी आप कर सकते हो। पाई चार्ट का आप 5 नंबर, 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। एवरेज कर लो, 2 क्वेश्चन एवरेज के आएंगे। और आपका ट्रिगोमेट्री तो अच्छा नहीं होगा, मैथ्स नहीं आती तो ट्रिगो तो अच्छा होने से रहा, तो एवरेज आपका ये हो गया 5, 2, 7 नंबर आपके हो गए। जैसे ये एवरेज के 7 नंबर आ गए, आप रेशियो या फिर ट्रेन या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इनमें से कोई एक टॉपिक तो उठा के कर ला लो। एक टॉपिक करोगे, 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसे आपके 2 क्वेश्चन होंगे, आप 9 क्वेश्चन कर चुके हो। 9 क्वेश्चन हो गए, मेरा सर्कल का वीडियो देखो, 2 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे, 11 नंबर। 11 नंबर का जब आप मैथ्स कर लोगे ना, हट जाओ वहाँ से, अब कोई मैथ्स के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 11 नंबर का मैथ्स आपने कर लिया, 150 मार्क्स आपके ऊपर आएंगे। बाकी टॉपिक पे मेहनत कर रखी होगी तो। इंग्लिश तो इसका बहुत आसान आता है, तो आप समझ रहे हो स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, कैसे चीज़ें समझना है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या टफ है, क्या मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि मैं हर एक बंदे को तो नहीं बता सकता कि उसके लिए ये आसान है, ये मुश्किल है। तो इसको आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, कि आपके लिए क्या मुश्किल है, आपके लिए क्या आसान है। आप इस चीज़ों को अच्छे से समझिए और अपना इस हिसाब से दिमाग लगाइए। मैं हर एक टॉपिक का इस पे तो बता नहीं सकता, रीजनिंग पे तो मैंने बता दिया क्योंकि वो टॉपिक एक्सप्लेनेबल था बहुत, उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, मैथ्स में 5 या 10 कॉन्सेप्ट्स आते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर, कितने टाइप के बताएंगे, उसके अंदर टाइप्स भी फिक्स थी। तो मैथ्स में यही है कि 11 क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ, आप कर सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 दिन का हिसाब में ये भी होता हो जाएगा।